हाय एवरीवन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो शायद सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यार क्या मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, क्या भगवान मेरा साथ देगा, अगर मैं एफर्ट मारूंगा तो क्या मेरा पेपर क्लियर होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स एंड वन ऑफ देम इज सिलेबस। दूसरे की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आपको सिलेबस समझ आ गया, इट इज लाइक गॉड्स हैंड, भगवान का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है कि भैया जा, अब तू पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकता है, पेपर को अच्छे से दे सकता है। और हम सब जानते हैं कि अगर सिलेबस अच्छे से नहीं हमें समझ आ रहा, हम टाइम वेस्ट करेंगे, इरेलेवेंट सोर्सेस करेंगे एंड आर लर्निंग वुड बी हाईली इनएफिशिएंट एज कंपेयर टू अगर हमें सिलेबस अच्छे से समझ आ गया, हमें पता है कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने डेप्थ में पढ़ना है। दैट वुड बी प्योरली टारगेटेड स्टडी जिसमें हम कम टाइम में भी ज्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस डिकोड करूंगा, बताऊंगा नहीं, डिकोड करूंगा। ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखी हुई है लेकिन आपको एज पार्ट ऑफ सिलेबस वो पढ़नी है। और अगर आप आरबीआई के लिए नए हैं, यू प्लीज डाउनलोड दिस आरबीआई मैनेजर गाइड बुक। ठीक है, ये 2026 के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। प्रिपरेशन के लिए इसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो यहां पे आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो वो भी आपको मिल जाएगी। सो आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी पॉइंट, आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है कि सर हम सिलेबस की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन में दिया होगा। ये एक मिथ है, ये एक मिथ है। अगर मैं आपको बताऊं फेज वन का आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन में कुछ भी सिलेबस नहीं मेंशन्ड है। ये देखिए, सिर्फ ये मेंशन्ड है कि पेपर 4 सेक्शन का बना होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी डिटेल में मेंशन नहीं है कि क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो ये तो सिलेबस आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन में है ही नहीं। और जो ये वाला सिलेबस है इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ईएसआई में 75% करंट अफेयर्स आते हैं, एफएम में भी अराउंड 40 से 50% करंट अफेयर्स आते हैं, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी कोई सिलेबस आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। और करंट अफेयर्स जो यहां पे आ रहे हैं इनका भी कोई सिलेबस मेंशन नहीं है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या वो आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन देख के ट्राई करेंगे कि क्या पढ़ना है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। देयरफॉर दिस वीडियो बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, फिर आपके दिमाग में शायद ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर स्टैंडर्ड बुक उठा लेंगे ना, मतलब फाइनेंस की, मैनेजमेंट की, क्वांट की, बस वो पढ़ लेंगे। वो भी गलत है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। क्या अगर आप एफर्ट मारेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? इज एफर्ट इक्वल टू सिलेक्शन? अगर ऐसा होता तो शायद जो भी मेहनत कर रहा होता उसकी सिलेक्शन होती, बट ऐसा नहीं होता। हमने काफी बार देखा है स्मार्ट वर्क करने वालों का सिलेक्शन हो रहा है और जो 10-10 12-12 घंटे कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। रीजन इज एफर्ट इक्वल टू सिलेक्शन नो, बट हाँ डायरेक्टेड एफर्ट इक्वल टू सिलेक्शन। डायरेक्टेड एफर्ट का क्या मतलब है कि आप एग्जाम रेलेवेंट पढ़ेंगे, एग्जाम रेलेवेंट पढ़ेंगे। और एग्जाम रेलेवेंट कैसे पढ़ेंगे? अगर आप सिलेबस और पीवाईक्यूज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जो मेरा यहां पे क्वेश्चन था कि क्या मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकता हूं, मेरा आंसर इसमें नो है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये आरएस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक है। अब आरबीआई के लिए तो एग्जाम में कोई भी आपको डेडिकेटेड बुक नहीं मिलेगी कि ये सिर्फ आरबीआई के लिए है। काफी बुक्स काफी सारे एग्जाम्स के लिए कंबाइन करके बनाई जाती हैं, तो इसमें आरबीआई इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्स, नॉट द ओनली एग्जाम। तो इसमें बाकी एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, कैट हो गया, उनके लिए बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, वेन डायग्राम होगा, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग होगा, मिरर इमेजेस होगा। पर क्या वो आपको आरबीआई के लिए पढ़ना है? क्या वो आरबीआई के लिए रेलेवेंट है? द आंसर इज नो। तो ना तो नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन्ड है, ना ही स्टैंडर्ड बुक्स को आप कवर टू कवर पढ़ सकते हो कि उससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम फेज 1 के सारे कंपोनेंट्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आई विल स्टार्ट विद क्वांट। मैं यहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन ऑल दीज टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड हियर। ठीक है, इसमें लेकिन मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा, अगर आपने ये नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज कर। चीज क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स जैसे ज्योमेट्री,
मेंसुरेशन, ये आपके सिलेबस में यहां पे मेंशन नहीं है क्योंकि ये आरबीआई में आते नहीं है या काफी कम आते हैं। तो आई जस्ट आस्क यू टू डू दीज टॉपिक्स, ठीक है। मैं एक बार चलो पढ़ देता हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, नंबर सीरीज, टीएचडी, ट्रेन्स एंड बोट्स, मिक्सचर, एवरेजेस, एजेस, पार्टनरशिप, एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, डीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वांटिटी कंपैरिजन। तो अगर हम ज्योमेट्री के पीछे लग जाएंगे, मेंसुरेशन के पीछे लग जाएंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स, अगर आप किताबों में देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स है, बट हमें वो करने नहीं है, मुझे सिर्फ इसी सिलेबस को स्टिक रहना है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, फिर सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट, और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे वेन डायग्राम एसएससी में आता है, यहां पे नहीं आता है। मिरर इमेजेस एसएससी में आएगा शायद, और बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता है, यहां पे नहीं आएगा। पेपर फोल्डिंग यहां पे नहीं आता है। सो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको किताबों में मिलेंगे, बट आपने नहीं करना है, आपने सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को स्टिक करना है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के रीजनिंग के सिलेबस को कवर करना चाहते हो। नेक्स्ट बारी आती है इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश में क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, बट उसके लिए जो सिलेबस आपको पढ़ना है, जो स्किल आपने डेवलप करनी है, वो है ग्रामर। ग्रामर के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंजक्शन, एडवांस वर्ब्स, और थोड़ा बहुत वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, फॉर विच देयर इज नो बुक, यू हैव टू रीड एंड रीड टू इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। एंड द लास्ट वुड बी द वोकैबुलरी। ये तीन चीजें करनी पड़ेंगी। ग्रामर के बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपकी ग्रामर प्रोफिशिएंसी के बेस पे पूछे जाएंगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, पैराजंबल्स में भी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी लगती है, इनफैक्ट डबल फिलर्स में भी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी लगती है। फिर वोकैबुलरी के बेस पे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, ये आपके टॉपिक रह जाते हैं। तो ये मेरे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मुझे एग्जाम में करने हैं, लेकिन उनके लिए लेफ्ट में जो मैंने आपको स्किल बताई है, ये मेरा सिलेबस हो गया जो मुझे करना रहेगा। लास्ट में बात करते हैं जीए की। जीए इज वेरी वास्ट। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू ट्राई टू टारगेट 100% ऑफ जीए, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। फेज 1 में जीए 80 मार्क्स की आती है, एंड आई थिंक इफ यू स्कोर 35 मार्क्स, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट, प्रोवाइडेड आपके बाकी सेक्शन ठीक ठाक है। अगर बहुत गंदे हैं तो यहां पे 45 का टारगेट रख लो। कट ऑफ कोई 100 तो नहीं जा रही है, 75, चलो मानते हैं 75-80 जाएगी, तो यार 20-25 रीजनिंग में, 10-12 क्वांट में, 15-20 इंग्लिश में, 50 नंबर तो और आ ही जाएंगे ना आपके। तो यहां पे अगर 35 भी आ गए प्लस 50 और आ गए, फिर भी 85 हो गए। तो कंप्लीट कवरेज इज इम्पॉसिबल एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आप याद रखना, क्योंकि नहीं तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप तंग आ जाएंगे। अब जनरल अवेयरनेस में ज्यादातर लोग जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वो मिसलेनियस करंट अफेयर्स जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हो गया, ऑबिचुरीज हो गया, पर्सन्स इन न्यूज हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, फिर आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स हो गया, एमओयूज हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, ये चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो बैंकिंग में आती है। बट आरबीआई में जीए डजंट मीन ओनली जीए, यहां पे बहुत सारे एरियाज आपको पूछे जाएंगे। नंबर 1 स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, नंबर 2 रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, नंबर 3 जो आरबीआई के रेगुलेशंस होते हैं, नंबर 4 जो फाइनेंस के करंट अफेयर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, बहुत सारे एरियाज हैं, उनसे पूछे जाते हैं। 5th ईएसआई करंट अफेयर्स, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो गया, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो जो भी आपके ईएसआई और फाइनेंस के सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं फॉर नंबर 4 एंड नंबर 5। सिलेबस कौन सा, यहां पे मैं फेज 2 के सिलेबस की बात कर रहा हूं, ठीक है। फेज 1 का तो कोई सिलेबस है ही नहीं, मैं ही डिफाइन कर रहा हूं, ये नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है।
सिक्स्थ हमारा नॉर्मल करंट अफेयर्स हो गया, जिसमें मैं सब कुछ डाल देता हूं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, समिट्स, डिफेंस, एनवायरमेंट, ठीक है, एमओयूज, दिस लिस्ट विल कीप गोइंग ऑन। ठीक है, ये आप बहुत सारे एग्जाम्स में देखते हैं, तो ये लिस्ट जनरिक है, आपने बहुत जगह इसको देखा होगा। आई विल नॉट गो टू मच इनटू डिटेल। फिर स्टैटिक जीए, जैसे माउंटेन्स आ गया, रिवर्स आ गया, कंट्रीज एंड द कैपिटल्स आ गया, डैम्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, इस तरह की स्टैटिक जीए भी पूछी जाती है। देन देर इज फाइनेंस स्टैटिक। तो बेसिकली अगर आपने फेज 2 सिलेबस ऑफ फाइनेंस पढ़ लिया है तो आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो आपके ये फेज 2 सिलेबस से रिलेटेड रहते हैं। अब आप पूछेंगे सर इनका वेटेज क्या रहता है, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से रहते हैं? भाई वेटेज कीप्स ऑन चेंजिंग। आई हैव सीन ऐसा होता है कि एक ईयर में एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे सपोज कीजिए ये एरिया एक ईयर में 25 मार्क का आ गया, नेक्स्ट ईयर में 5 मार्क्स का रह गया, तो आप ट्रेंड पे ना जाइए कि लास्ट ईयर कितना आया था तो इस साल भी ऐसा आएगा, नहीं, सिर्फ एरियाज पे फोकस कीजिए, दैट शुड बी योर मेन नो प्रायोरिटी, मेन फोकस एरिया। बाकी सोर्सेज अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, काफी लोग पूछते हैं सर करंट अफेयर्स कहां से पढ़े अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, दो दिस इज नॉट द आइडियल वे, बट अगर आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर कर ओरिजिनल वेबसाइट से प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्कीम्स के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट है, रिपोर्ट्स के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट और हिंदू न्यूज़पेपर है, आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए आरबीआई वेबसाइट है, फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए लाइव मिंट है और बिजनेस स्टैंडर्ड है। ठीक है, ईएसआई करंट अफेयर्स के लिए दी हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और पीआईबी वेबसाइट पढ़िए, मिसलेनियस करंट अफेयर्स के लिए भी हिंदू न्यूज़पेपर, स्टैटिक जीए के लिए कोई सोर्स नहीं है, इट्स रैंडम, फाइनेंस के लिए फेज 2 का सिलेबस पढ़िए। तो मोटा मोटा 4 सोर्सेज पढ़ने हैं आपको। पहला हो गया पीआईबी, दूसरा हो गया हिंदू न्यूज़पेपर, तीसरा हो गया आरबीआई वेबसाइट और चौथा हो गया लाइव मिंट। ठीक है, लाइव मिंट के साथ अगर आप बीएस बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकती हैं। ये 4 सोर्सेज आपको पढ़ने हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दिस एज एन आइडियल वे। मेरे हिसाब से आपको कंपाइल्ड मैगजीन्स पढ़नी चाहिए फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट विच विल हेल्प यू कवर एवरीथिंग इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। नहीं तो आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे जाके फिल्टर आउट करोगे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फिर अपने नोट्स बनाओगे, इट इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ट्रस्ट मी। आप पढ़ोगे नहीं, आप रिसर्च में ही लगे रहोगे। सो जैसे एड्यूटैप में वी गिव वेरियस कंपाइल्ड मैगजीन्स, जैसे स्कीम्स के लिए वी गिव स्कीम्स टैब, रिपोर्ट्स के लिए वी गिव रिपोर्ट्स टैब, आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए वी गिव आरबीआई न्यूज टैब, और फाइनेंस और ईएसआई और मिसलेनियस जीए के लिए वी गिव करंट टैब। तो फॉर एवरी kind of area that is defined in your syllabus हम आपको एक टैब दे रहे हैं, ठीक है, which you can read and cover it in a very comprehensible and easy manner। बाकी जनरल अवेयरनेस के एरियाज तो मेंशन कर दिए, अब कितने महीने के पढ़ने हैं? 5 months before your phase 1 exam, right? 5 months before your phase 1 exam is what I would recommend, is the ideal way। यहां से आपको 70 to 75% of the questions एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बट इफ somebody is busy, lazy, have lot of problems, started late, then they can go with 3 months of current affairs। Though this is not ideal, but this can still give you a chance to have a crack at RBI Grade B phase 1 exam। ठीक है, तो हमने अभी फेज 1 डिस्कस कर लिया है, अभी हम फेज 2 पे जाएंगे। ठीक है, ईएसआई, एफएम और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। आई विल स्टार्ट विद एफएम। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि फेज 2 का जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, बट द पॉइंट इज के जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है सिलेबस, दैट इज नॉट डिटेल्ड एंड दैट इज नॉट एक्चुअल, दैट इज जस्ट इंडिकेटिव। ठीक है, वो इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। काफी लोगों को लगता है कि जो सिलेबस में दिया है बस वही पढ़ के जाना है, मेरा थोड़ा इस पे अलग व्यू है। इफ यू विल जस्ट रीड व्हाट इज गिवन इन द सिलेबस, यू माइट स्कोर गुड बट यू माइट नॉट स्कोर दैट एक्सेलेंट कि यार आप सारे कंपटीशन को बीट कर दो। तो सिलेबस में इस जैसे एग्जाम में जो सिलेबस होता है वो इंडिकेटिव होता है, हम उसको लाइन मारकर ये नहीं कह सकते कि बस इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो हमें उसके बाहर भी पढ़ना चाहिए अगर हमारे पास टाइम है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस के बाहर क्या पूछा जाता है, और नोटिफिकेशन में जो चीजें दी गई हैं वो खुद में भी डिटेल नहीं है, अगर हम उसको डिटेल आउट करें तो क्या हमारा सिलेबस बनता है।
तो एफएम में मैनेजमेंट और फाइनेंस का ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का वेटेज रहता है, कभी कभार कम भी हो जाता है, जैसे 2025 में मैनेजमेंट कम आया, फाइनेंस ज्यादा आया, पर लेट्स टेक इट एज कि 50-50 मार्क्स का वेटेज है। मैनेजमेंट की बात करूं तो दिस इज द सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट, आई हैव हाईलाइटेड द एक्चुअल चैप्टर्स इन येलो। ठीक है, मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, सो दीज आर माय चैप्टर्स: मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, organizational change and reinforcement, corporate governance and ethics. So these are my main chapters that are given in the syllabus. मुझे ये chapters करने हैं, but the point I want to raise is कि आप इस syllabus को 100% ना लें। जैसा मैंने बताया, this is just indicative, this is not exhaustive. I'll give you an example. Motivation में they have mentioned only few theories: Maslow, Alderfer, McClelland, Herzberg, Adams, Brooms. बट इन 6-7 थ्योरीज के अलावा भी काफी थ्योरीज हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगी, जैसे सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, पोर्टर लॉयर थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब ये थ्योरी सिलेबस में नहीं है, बट इन पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका जिसका आंसर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर ये क्वेश्चन आया था दैट विच थ्योरी एक्सप्लेन्स पीपल्स एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस देयर मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, कि किस थ्योरी ने कहा है कि लोगों का एटीट्यूड उनकी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है, तो वो पोर्टर लॉयर थ्योरी ने कहा है, जो अगेन आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डू नॉट जस्ट स्टिक टू द सिलेबस, इट इज इंडिकेटिव, दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में देखिए स्टैटिक और करंट दोनों आते हैं, मैनेजमेंट इज प्योरली स्टैटिक। फाइनेंस में जो 50 मार्क्स का फाइनेंस आएगा जर्नल, ठीक है, उसमें से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का 25 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। दो अगर हम 2025 की बात करें, ऑब्जेक्टिव में फाइनेंस 25 मार्क्स की जगह 37 मार्क्स का आया, ठीक है, और मैनेजमेंट में कम वेटेज रहा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। नाउ अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में जो स्टैटिक आता है, ठीक है, 25 मार्क्स का ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से स्टैटिक और करंट 50-50% रहता है। ठीक है, 2025 में ज्यादा आ गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा अगेन, जिसमें से स्टैटिक और करंट का ऑलमोस्ट सेम वेटेज रहता है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव की बात करूं कि स्टैटिक पार्ट का क्या सिलेबस है, तो उसके लिए मुझे नोटिफिकेशन में जाना है। दिस इज द सिलेबस विच इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। यूनिट 1 इज अबाउट आवर फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आरबीआई, सेबी, नाबार्ड। ठीक है, फिर रिजर्व बैंक के इन पर्टिकुलर क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि हम आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई क्या क्या करता है। फिर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया क्या है, किस प्रकार के बैंक हैं, क्या हायरार्की है, वो सारा पढ़ते हैं। और दोबारा इसमें इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की है, जो ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर में ही हम कवर कर लेते हैं। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे कनेक्टेड है और उसका क्या इंपैक्ट होता है, आईटी का बैंकिंग में क्या इंपैक्ट है, एनबीएफसीज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, और डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई हो गया, भीम हो गया, नेफ्ट, आरटीजीएस, उनका भी क्या स्कोप रहता है, वो किस तरह से चलते हैं, ये सब हम फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स के फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, जहां पे हाउस होल्ड सेविंग्स को इकट्ठा कर कर कंपनी को दिया जाता है, इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे इक्विटी हो गई, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, और इसमें क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन सी मार्केट्स हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली ये मार्केट्स होगी हमारी, बॉन्ड मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स, ये हमारी मार्केट्स होगी। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बॉन्ड्स के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कॉलेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। इक्विटी में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ठीक है, शेयर्स होंगे, वारंट्स होंगे, वो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। तो इन फाइनेंशियल मार्केट्स वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड इन दोज मार्केट्स क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर कर कंपनीज पैसा लेती हैं, लोगों की सेविंग्स को लेती हैं और उनको रिटर्न जनरेट करके देती हैं। देन देयर आर जर्नल टॉपिक्स,
रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसमें हम क्राउड सोर्सिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, यूनियन बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन 8th यूनिट इज ऑन अकाउंटिंग जहां पे हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं, दिस इज वेरी टेक्निकल। 9th यूनिट इज ऑन इन्फ्लेशन। तो ये सारा हमारा सिलेबस है और मुझे नहीं लगता कि जैसे मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया दैट नो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस बिकॉज इट्स जस्ट इंडिकेटिव। फाइनेंस में मुझे लगता है कि इतना ही है। हाँ, इसके बाहर ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं, थोड़ा आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। यहां पे सिर्फ डेरिवेटिव्स लिखे हैं लेकिन अलग अलग टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप सिलेबस में नहीं है बट उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं फाइनेंस में, जो कि अराउंड 13 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 25 में से। लास्ट ईयर वैसे 0 मार्क्स के आए क्योंकि सारा स्टैटिक ही आ गया, बट इट कैन चेंज। तो इसमें 3 चीजें आपको करनी है। एक तो आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेबी की जो भी न्यूज है, रेगुलेशंस है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मार्केट्स, वो भी पूछी जाती हैं। और तीसरा एनी न्यूज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस की कुछ अलग न्यूज भी होती हैं, जैसे यूपीआई के रिलेटेड कोई न्यूज आ गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई, वो भी आपको करनी है। स्कीम्स आप छोड़ दीजिए अभी। रिपोर्ट्स में आपको ये 4-5 रिपोर्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फिर आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आती है, आरबीआई की करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आती है और आरबीआई की ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर रिपोर्ट आती है। तो ये 6 रिपोर्ट्स हैं जो आपको पढ़नी है, जहां से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आरबीआई नोटिफिकेशन, सेबी नोटिफिकेशन एंड न्यूज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फाइनेंस का अगर मैं डिस्क्रिप्टिव बात करूं, डिस्क्रिप्टिव में भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए एडिटोरियल्स पढ़िए लाइव मिंट न्यूज़पेपर में या इकोनॉमिक टाइम्स में, और इन्हीं रिपोर्ट्स को जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताई थी, इन्हीं रिपोर्ट्स को आप डिस्क्रिप्टिव से एंगल से भी पढ़िए। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखने को मिलते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, दिस वाज फ्रॉम एन आर्टिकल बेस्ड इन इकोनॉमिक टाइम्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एडिटोरियल्स को जरूर पढ़ें। फिर लास्ट ईयर 2025 में क्वेश्चन आया था, आरबीआई की एक एआई फ्री एआई रिपोर्ट आई थी, तो उस पर क्वेश्चन आया था, स्टेट द रिस्क एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एआई, ठीक है। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो मैं आपको बोल ही रहा हूं, आपको पढ़नी है। और एक यूनियन बजट से भी क्वेश्चन आया था 2024 में, 5 की डिजिटल इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट। तो यूनियन बजट अगर आप देखेंगे हमारी लिस्ट में मौजूद है। तो हमें ये सारी रिपोर्ट्स पढ़नी है, एडिटोरियल्स पढ़नी है, टू बी ऑन द सेफर साइड व्हाइल अटेम्प्टिंग द डिस्क्रिप्टिव पेपर। अगर मैं अब ईएसआई की बात करूं, ठीक है, ईएसआई में क्या होता है, ईएसआई में पेपर इज टोटली करंट अफेयर बेस्ड। 100 में से 75 मार्क्स करंट अफेयर्स आएगा, सिर्फ 25 मार्क्स का स्टैटिक आएगा। तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में डिवाइड करूं, 100 में से 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में सारा पेपर करंट आएगा। ये मैंने 5 मार्क्स स्टैटिक को दिए हैं, बट पिछले 2 साल से ये 0 मार्क्स का ही आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव में 50 मार्क्स में से अराउंड 20 मार्क्स स्टैटिक एंड रेस्ट करंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट करंट, डिस्क्रिप्टिव सम क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक एंड सम क्वेश्चंस ऑन करंट। तो अगर मैं ईएसआई के चैप्टर्स को देखूं, ठीक है, स्टैटिक पार्ट इन द ऑब्जेक्टिव एंड स्टैटिक पार्ट इन द डिस्क्रिप्टिव, तो इसके लिए मुझे क्या सिलेबस कवर करना है, दैट इज गिवन इन द नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल सिलेबस है नोटिफिकेशन में, जिसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट इज ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां पे हम मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ये 3 चीजें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंडर पढ़ते हैं।
दूसरा चैप्टर इज एक्चुअली अबाउट इंडियन इकोनॉमी, जहां पे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, changes in industrial and labor policy, then monetary and fiscal reforms that have happened in India along with recommendations in economic budget and union survey. ठीक है, then Indian money market and financial markets that we have already discussed in finance. ठीक है, role of Indian banks and Reserve Bank in the development process, that is again part of finance. ठीक है, तो इसमें मेन यही है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, यहां तक आपका मेन पार्ट है जो आपको एज पार्ट ऑफ ईएसआई सिलेबस पढ़ना है. ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट के हाउ इंडियन इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, द रोल प्लेड बाय इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इसके बारे में पढ़ते हैं. देन रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट हाउ डू कंट्रीज इन अ पर्टिकुलर रीजन कोऑपरेट, दे मीट, दे हेल्प, दे बिकम पार्ट ऑफ समिट्स. ये सारा आपका ग्लोबलाइजेशन का है. देन फोर्थ यूनिट इज ऑन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इश्यूज इन इंडिया. इंडिया में मल्टीकल्चरलिज्म एक इशू है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हमारे कैसे हैं, कैसे हम एक यंग कंट्री हैं, उसका क्या हमें डिविडेंड मिल रहा है, कैसे अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम बन रही है, कैसे जेंडर इश्यूज हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विमेन एम्पावरमेंट बहुत कम है. तो हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं फोर्थ यूनिट में हम उनके बारे में पढ़ते हैं. तो ईएसआई इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स and social issues. First three units are related to economics, that is E, and the fourth unit is related to social issues. So this is the syllabus that I have to read for the static part, both in objective and descriptive. Now in the current part of ESI, which is round about 50 marks, right, in the objective paper, I have to read government schemes, number one. आई हैव टू रीड रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स में मुझे क्या पढ़ना है, वही रिपोर्ट्स जो मैंने पिछले फाइनेंस में आपको बताई थी, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री एंड रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. काफी रिपोर्ट्स यहाँ पे सिमिलर हैं जो मैंने आपको फाइनेंस के लिए बताई थी. सम ऑफ द रिपोर्ट्स आर न्यू, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गई, एंड रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो ये सारी रिपोर्ट्स मुझे पढ़नी है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ देर आर एनी अदर रिपोर्ट विच इज नॉट इन द लिस्ट दैट आई हैव गिवन यू, बट स्टिल इट इज रिलेटेड टू माई सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सिलेबस में जेंडर इक्वालिटी है. अगर जेंडर इक्वालिटी पे यूनाइटेड नेशंस कोई रिपोर्ट रिलीज करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. एनवायरमेंट पे कोई रिपोर्ट रिलीज होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स दैट आई मेंशन इन पॉइंट नंबर 1, एनी अदर रिपोर्ट which is related to my syllabus, I have to do it, right? But in this point I'll only do reports which are released by important organizations. ऐसे कोई random organization की रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा. important organizations means UN हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और क्या है, आरबीआई हो गया, नीति आयोग हो गया, सेबी हो गया, ओईसीडी हो गया, और क्या है, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूटीओ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स होंगी और मेरे सिलेबस से रिलेटेड होंगी, तभी मैं पढ़ूंगा. लेकिन पॉइंट नंबर 1 में सारी रिपोर्ट्स मुझे पढ़नी है. एंड पॉइंट नंबर 3 इज के ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स. मेरे ईएसआई में काफी टॉपिक्स हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन का कोई प्रोडिक्शन हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड कोई समिट हुआ है, ठीक है, इस तरह के करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू माय सिलेबस, वो भी मुझे पढ़ने हैं. तो ये 3 चीजें मुझे पढ़नी है, और इन तीनों चीजों को मुझे 6 to 9 मंथ्स के लिए पढ़ना है. मतलब 6 to 9 मंथ्स ऑफ माय करंट अफेयर्स बिफोर माय फेज 2 एग्जाम. ठीक है, हम फेज 2 की बात करें तो ईएसआई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, दैट आई वुड हैव टू रीड 6 to 9 मंथ्स बिफोर माय फेज 2 एग्जाम. और फाइनेंस की जब मैंने बात की थी, फाइनेंस करंट अफेयर्स की, वो भी मुझे 6 to 9 मंथ्स बिफोर माय फेज 1 एग्जाम पढ़ने हैं.
ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, there would be some questions from the current affairs, again the same terminology which I used in finance. Read the editorials where in the Hindu newspaper. Apart from that, read these reports. These are the same reports that I mentioned here, same reports that I mentioned as part of current objective, same reports you would read as part of current डिस्क्रिप्टिव, सेम रिपोर्ट्स. ठीक है, तो उन्हीं रिपोर्ट्स को ऑब्जेक्टिव एंगल से भी पढ़ना है, उन्हीं रिपोर्ट्स को डिस्क्रिप्टिव एंगल से भी पढ़ना है. ये देखिए क्वेश्चन आया था यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था. और ये आया क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मेरे सिलेबस में है. ठीक है, मैंने बताया कि सिलेबस से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको पूछी जा सकती हैं. और ये रिपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की थी. ये रिपोर्ट आई थिंक आईएलओ ने रिलीज की थी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो आप इस लिस्ट में आईएलओ भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी यहाँ पे, आईएलओ. ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मेरा इकोनॉमिक सर्वे में से आया था. ठीक है, रूरल इंडिया नीड्स टू गिव प्रायोरिटी टू विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट पे था. और इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है. ठीक है, तो इस तरह से हमें ईएसआई और एफएम का सिलेबस कवर करना है. नाउ मूविंग ऑन टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अगेन देयर इज नो सिलेबस व्हिच इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन. एक ऐसे आएगा, ऐसे they would give you 4 topics. You would have to write essay on one. Generally one topic is on economy, finance और management, जैसे demonetization हो गया, mergers and acquisitions हो गया, mental health हो गया, for management related topics. Then one topic is generally related to technology or internet, जैसे how social media is changing the communication now, use of AI, cyber security. ठीक है, सो ये सब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से रिलेटेड है. एआई पे आ सकता है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग, समथिंग ऑन दोज लाइंस. देन वन टॉपिक इज जनरली ऑन सोशल इश्यूज, विमेन एम्पावरमेंट, ड्रग अब्यूज, इलिटरेसी, एजुकेशन फॉर द ओल्ड. ये सारे टॉपिक्स सोशल इश्यूज के अंडर आते हैं. देन देर आर सम अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, मे बी लाइक मून इज राउंड एक्सप्लेन, इफ यू आर यंग, इफ यू लर्न यू आर यंग, इफ यू डोंट लर्न यू आर ओल्ड. तो इस तरह के अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आते हैं विच डू नॉट हैव काइंड ऑफ एनी बैकिंग पर से, कि आपने वो टॉपिक कहीं पढ़े होंगे, थोड़े अब्स्ट्रैक्ट होते हैं. इफ यू वुड हैव read it maybe as an abstract topic, you would write about it, but those are not journal topics which you will find in newspapers or something. फिर प्रेसी आती है हमारी. ठीक है, प्रेसी में एक पैराग्राफ आता है जिसको आपको समराइज करके लिखना होता है. प्रेसी इज जनरली फ्रॉम द लीडिंग न्यूज़पेपर्स. इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक, नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू बैंकिंग, वॉर, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनीथिंग. देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. दिस अगेन कैन बी बेस्ड ऑन एनी टॉपिक, नॉट नेसेसरी ऑन बैंकिंग. इट कैन बी ऑन वॉर, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स, एआई, एनीथिंग. तो इंग्लिश में इस तरह से आपको अपना सिलेबस कवर करना है, और इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करनी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए. ठीक है, और बाकी अगर आप असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे आरबीआई के लिए 2 कोर्स हैं. एक हमारा गोल्ड कोर्स है विच इज फॉर फेज 1 + 2 + इंटरव्यू. दिस गिव्स यू एंटायर प्रिपरेशन. देन वी हैव अ सिल्वर कोर्स विच इज मेनली फॉर फेज 2 + इंटरव्यू. तो काफी लोग बोलते हैं ना कि हमारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सही है, तो वो सिल्वर कोर्स में नहीं मिलेगा. बट इसमें फेज 1 का जो जीए है वो आपको सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएगा, बिकॉज दी फेज 1 करंट अफेयर्स और दी जनरल अवेयरनेस ओवरलैप्स विद दी फेज 2 करंट अफेयर्स. तो वो दोनों सेम ही है. तो आपको वो फेज 2 के कोर्स में, सिल्वर कोर्स में आपको फेज 1 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा. उसके लिए फिर आपको गोल्ड कोर्स लेना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.